आशिकों बहारों का तेरे मेरे सपने, मेरे जीवन साथी प्यार तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, नहीं जाना तूने नहीं जाना। पहला प्यार और पहले प्यार की यादें बहुत खास होती हैं, जो कई साल गुजर जाने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसे ही तरोताजा बनी रहती हैं और ऐसा लगता है कि मानो ये कल की ही बात हो। और पहले प्यार के साथ में बिताया हुआ हर एक पल, हर एक क्षण दिमाग में किसी फिल्म के जैसा चल रहा होता है। और ये बात दोनों के लिए लागू होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, इंसान अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाता है। जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस वक्त, उस घड़ी, उस गजल को स्कूल या कॉलेज में उसको छुप छुप कर देखना और उसके पास जाकर किसी बहाने से बात करने का तरीका ढूंढना, और भले ही उससे कोई बात ना हो लेकिन उसके पास होने और उसको जी भर के देखने में एक अलग ही सुकून मिलता था। और मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों का भी पहला प्यार अधूरा रह गया होगा, लेकिन उस पहले प्यार की यादें आपको आज भी याद होंगी। इस लिखावट की खैर, ये भी सच है कि जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। लोग आगे बढ़ जाते हैं और केवल उस पल की सुनहरी यादें रह जाती हैं। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। खैर, आज के अपने इस बहुत ही खास वीडियो में हम साल 1981 में आई एक ऐसी ही प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म एक दूजे के लिए के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमें सपना और वासु के बीच में एक बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी देखने के लिए मिली थी। ये फिल्म इतनी इमोशनल थी और इसमें इस तरह से चीजें दिखाई गईं कि आज इतने साल बाद भी अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो एक पल के लिए आपकी आंखें आज भी नम हो जाएंगी। और आप जरा सोच कर देखिए कि इतने साल पुरानी फिल्म भी अगर आज के टाइम पर आपके इमोशंस को जगा देती है तो उस समय क्या हुआ होगा। साल 1981 की बात है जब लोगों ने फिल्म एक दूजे के लिए में सपना और वासु की प्रेम कहानी देखी, जहां फिल्म का क्लाइमैक्स देखने के बाद तो लोग बिल्कुल भौंचक्के रह गए थे, क्योंकि किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि इसका क्लाइमैक्स कुछ ऐसा होगा। उस समय ट्रेंड ये था कि हमें ज्यादातर फिल्मों में हैप्पी एंडिंग ही देखने के लिए मिलती थी, फिर चाहे पूरी फिल्म में हीरो और हीरोइन के ऊपर कितना भी अत्याचार या कितने भी जुल्म होते रहें, एंड में सब कुछ सही हो जाता था। लेकिन एक दूजे के लिए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके क्लाइमैक्स में इतना प्यार करने वाले सपना और वासु की मृत्यु हो जाती है और ये क्लाइमैक्स देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस समय थिएटर से लगभग सारी ऑडियंस ही रोते हुए बाहर निकल रही थी। और उस समय फिल्म एक दूजे के लिए के क्लाइमैक्स ने प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ों के ऊपर इतना गहरा असर डाला कि उस समय रियल में कई प्रेमी जोड़े ऐसे थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इनके घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुआ करते थे। उस समय लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ऊपर से दूसरे कास्ट में या दूसरे रिलीजन में लव मैरिज करना तो बहुत ही बड़ी बात होती थी। तो आपको बता दें कि उस समय रियल में कई प्रेमी जोड़े ऐसे रहे जिन्होंने फिल्म का क्लाइमैक्स देखने के बाद अपने आप को खत्म कर लिया था। और उस समय ऐसा एक नहीं बल्कि 2-3 केस हुए थे जिनके बारे में न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में भी छापा गया था। क्यों हमेशा उजाड़ खंडरों और सुनसान टूटी हुई इमारतों में घूमते रहते हैं? एक एक खंबा, एक एक खिड़की, एक एक ईंट, सिर्फ जैसे कहानी सुना रहे हो। प्रेम अधूरा रह गया तो ही हमारी कहानी बनेगी। तो हमारी सिर्फ कहानी क्यों बने, इतिहास क्यों नहीं? यहाँ तक कि उस समय प्रेमी जोड़ों में इस तरह के बढ़ते हुए केस को देखने के बाद में फिल्म के क्लाइमैक्स को बदलने का भी डिसाइड किया गया था, जहाँ ये डिसाइड किया गया था कि फिल्म के एंड में इन दोनों की मृत्यु नहीं होगी और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। लेकिन लोगों को इस हैप्पी एंडिंग वाले वर्जन में कुछ खास मजा नहीं आ रहा था और लोगों के रिएक्शन भी कुछ खास नहीं थे। इस वजह से बाद में फिल्म में यही ओरिजिनल क्लाइमैक्स रखा गया और आज भी ये क्लाइमैक्स फिल्म में हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे आपको बता दें तो फिल्म में कमल हसन ने तमिल के एक लड़के वासु का रोल निभाया था और रति अग्निहोत्री ने एक पंजाबी लड़की का रोल निभाया था, जहां फिल्म में इन दोनों की इनोसेंस देखते टाइम पर ऐसी लग रही थी कि मानो कोई सच्चे प्यार करने वाले हों। लेकिन रियल में आपको बता दें तो फिल्म की शूटिंग के टाइम पर कमल हसन और रति अग्निहोत्री के बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। यहाँ तक कि फिल्म के सेट पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे और दोनों के बीच में अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। इस बारे में हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन नो डाउट ये फिल्म कमल हसन और रति अग्निहोत्री के करियर के लिए तो मील का पत्थर साबित हुई ही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ इसने बॉलीवुड में इस तरह की ट्रेजिडिक एंडिंग वाली फिल्मों की भी नींव रखी थी, जहां पर एंड में हीरो और हीरोइन नहीं मिलते हैं या मर जाते हैं।
और आगे चलकर कुछ यही पैटर्न हमें आमिर खान की साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक में भी देखने के लिए मिला था। इसके अलावा तेरे नाम और आशिकी 2 जैसी फिल्मों की एंडिंग भी बहुत ही सैड रखी गई थी और आज ये फिल्में बहुत ही यादगार फिल्मों में गिनी जाती हैं। नहीं तो एक दूजे के पहले बॉलीवुड फिल्मों में ये ट्रेंड था जहां पर हैप्पी एंडिंग ही रखी जाती थी। जैसे शोमैन राज कपूर ने भी इसके पहले टीनेज लव स्टोरी फिल्म बॉबी बनाई थी और इसकी हैप्पी एंडिंग ही रखी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि पहले फिल्म बॉबी में सैड एंडिंग ही रखी जाने वाली थी, लेकिन बाद में राज कपूर ने इसको हैप्पी एंडिंग में बदला था। और आपको बता दें कि जब के बालचंद्र के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म एक दूजे के लिए का प्रीमियर रखा गया था तो उसमें भी राज कपूर साहब को बुलाया गया था, जिन्होंने ये फिल्म देखी और फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ की। लेकिन उन्होंने के बालचंद्र से बोला कि इसका एंड उन्हें पसंद नहीं आया है। यहाँ तक कि उस समय राज कपूर साहब ने के बालचंद्र को यह सजेस्ट किया कि उन्हें इसकी एंडिंग बदलकर हैप्पी एंडिंग रख देनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है वो लास्ट में हैप्पी एंडिंग ही देखना पसंद करती है। लेकिन के बालचंद्र फिल्म में किसी भी तरह का बदलाव करने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने जो एंडिंग शूट की थी वही ओरिजिनल एंडिंग इसमें रखी थी, जिसमें सपना और वासु की मृत्यु हो जाती है। और शायद यही एक रीजन रहा कि ये फिल्म इतनी यादगार है। लेकिन अगर इसका क्लाइमैक्स हैप्पी एंडिंग से होता तो शायद आज ये फिल्म इतनी यादगार न रह जाती, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में सपना और वासु के ना मिलने का दर्द है और ये गाने लोगों को आज इतने इमोशनल लगते हैं। फिल्म एक दूजे के लिए सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी 5 जून 1981 को और उस समय फिल्म का क्लैश हुआ था बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म के साथ में, जिसका नाम था प्रोफेसर प्यारेलाल। और इसमें हमें धर्मेंद्र और जीनत अमान जैसे एक्टर्स नजर आए थे और उस समय इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में इनिशियली तो धर्मेंद्र और जीनत अमान की फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल ही आगे थी, क्योंकि धर्मेंद्र और जीनत अमान यहाँ पर काफी पॉपुलर थे। तो वहीं दूसरी तरफ एक दूजे के लिए में हमें बिल्कुल न्यू कमर कमल हसन और रति अग्निहोत्री नजर आ रहे थे, जिन दोनों की ही हिंदी में ये डेब्यू फिल्म थी। लेकिन इसके पहले ये दोनों तमिल और तेलुगु की कई पॉपुलर फिल्मों में काम कर चुके थे। यहाँ तक कि कमल हसन तो अपना हिंदी में डेब्यू करने के पहले लगभग 100 से भी ज्यादा तमिल, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके थे। तो वहीं रति अग्निहोत्री भी इतनी कम उम्र में लगभग 17 से 18 तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी थीं। तो उस समय 5 जून को हुए इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में आगे चलकर एक दूजे के लिए ने बाजी मारी थी और अच्छे खासे पैसे कमाए थे। फिल्म की बेसिक कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था साउथ के जाने माने डायरेक्टर के बालचंद्र ने और उन्हीं ने फिल्म का डायरेक्शन भी किया था। और फिल्म के हिंदी में डायलॉग्स तैयार किए थे इंद्रराज आनंद ने। वैसे आपको बता दें कि ये एक रीमेक फिल्म थी साल 1978 में के बालचंद्र के द्वारा ही डायरेक्ट की गई तेलुगु सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म मारो चरित्र की। और इस तेलुगु फिल्म में भी हमें कमल हसन नजर आए थे, उनके साथ में एक्ट्रेस के तौर पर सरिता और माधवी नजर आई थीं। वैसे आपको बता दें कि माधवी हमें इसके हिंदी रीमेक एक दूजे के लिए में नजर आई थी और उन्होंने सेम वही रोल निभाया है। यहाँ तक कि इन दोनों ही फिल्मों में माधवी के किरदार का नाम भी संध्या ही रखा गया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था हिंदी सिनेमा के दिग्गज LV प्रसाद ने, जिन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की है, डायरेक्शन किया है और फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। यहाँ तक कि LV प्रसाद हमें हिंदी सिनेमा की पहली बोलती हुई फिल्म आला मारा में एक्टर के तौर पर भी नजर आए थे। एक दूजे के लिए में हमें कमल हसन और रति अग्निहोत्री के अलावा माधवी, रजा मुराद, राकेश बेदी, पूनन विश्वनाथ, सत्यन कप्पू, शोभा खोटे और असरानी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने और आनंद बख्शी के द्वारा लिखे गए 6 बेहतरीन गाने इसके म्यूजिक एल्बम में हमें सुनने के लिए मिले थे। जहां फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और इसके एक एक गाने उस समय चार्ट बस्टर रहे थे। यहाँ तक कि फिल्म के गाने इतने मेलोडियस हैं कि आज इतने साल बाद भी लोग इन गानों को सुनना पसंद करते हैं। और आज भी ये गाने कहीं भूले बिसरे रेडियो, टीवी, बस या ऑटो में सुनने के लिए मिलते हैं तो एक पल के लिए उसी सुनहरे दौर में वापस ले जाते हैं। और जितनी बेहतरीन ये फिल्म थी उतने ही बेहतरीन इसमें गाने रखे गए थे, जो गाने आज भी अंदर से कई इमोशंस को जगा देते हैं। ये गाने थे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए और हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। इन बेहतरीन गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और इन गानों को उन्होंने बहुत ही बारीकी और बहुत ही गहराई से लिखा था। और इन बेहतरीन गानों में आवाजें थीं SP बालासुब्रमण्यम, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 70 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5.5 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म एक दूजे के लिए इस साल आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और 1981 में ये पैसे कमाने के मामले में 6वें नंबर पर रही थी।
और ये उस समय हिंदी में न्यू कमर कमल हसन और रति अग्निहोत्री के लिए बहुत बड़ी बात थी। वैसे 1981 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में थीं क्रांति, नसीब, मेरी आवाज सुनो, लावारिस और लव स्टोरी। फिल्म को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। कमल हसन इसमें काम करने के पहले लगभग 100 से भी ज्यादा साउथ की फिल्मों में काम कर चुके थे और वहां पर एक जाना पहचाना नाम थे। जहां के बालचंद्र ने ही कमल हसन को साल 1973 में आई तमिल फिल्म अरंगेत्रम से लीड एक्टर के तौर पर लॉन्च किया था और कमल हसन हमेशा से ही उनको अपना गुरु मानते आए हैं। आगे चलकर कमल हसन की इसी तमिल फिल्म का रीमेक के बालचंद्र ने राजेश खन्ना और मुमताज के साथ में आईना के नाम से बनाया, जहां इसके हिंदी रीमेक में भी कमल हसन कैमियो करते हुए नजर आए थे। 70 के दशक में के बालचंद्र ने कमल हसन के साथ में कई पॉपुलर तमिल फिल्में बनाई हैं। उस समय तक कमल हसन ने किसी भी तेलुगु फिल्म में काम नहीं किया था और कमल हसन ने अपने गुरु के बालचंद्र से कहा कि वो चाहते हैं कि वो उन्हें किसी तेलुगु फिल्म से भी लॉन्च करें। हालांकि उस समय कमल हसन को तेलुगु बोलना भी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, तो के बालचंद्र ने उनकी इमेज को ध्यान में रखते हुए एक तेलुगु प्रेम कहानी मारो चरित्र की कहानी लिखी, जिसमें एक तेलुगु लड़की और तमिल के लड़के के बीच में हमें प्रेम कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें कमल हसन ने तमिल के एक लड़के का रोल निभाया था और सरिता ने तेलुगु लड़की का रोल निभाया था। इस वजह से कमल हसन को टूटी फूटी तेलुगु बोलना आती थी, लेकिन उनका किरदार तमिल के लड़के का था तो ये चल जाता है। इसमें किरदारों के नाम रखे गए थे बबलू और स्वप्ना और ये साल 1978 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और ये फिल्म उस साल इतनी बड़ी हिट रही थी कि कई सिनेमा घरों में 1 से 1.5 साल तक लगातार चलती रही थी। यहाँ तक कि बेंगलोर के थिएटर में तो ये 2.5 साल तक चलती रही थी। उस समय फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे और आज ये फिल्म तेलुगु सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है और इसने कमल हसन का करियर तेलुगु फिल्मों में भी शुरू कर दिया। उस समय तक कमल हसन ने हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया था, लेकिन तेलुगु में फिल्म मारो चरित्र की सफलता को देखते हुए के बालचंद्र और कमल हसन ने यह डिसाइड किया कि वो इसका हिंदी में भी रीमेक बनाएंगे, जिसमें कमल हसन नजर आएंगे और हिंदी में उनके लिए ये डेब्यू फिल्म होगी। और आपको बता दें कि इस तेलुगु फिल्म मारो चरित्र को बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम हिंदी में रीमेक किया गया था। यहाँ तक कि लोकेशंस भी नहीं बदली गई थीं। जिस बीच पर सपना और वासु हमें गाना गाते हुए नजर आते हैं, जिस पहाड़ी पर घूमते हुए नजर आते हैं और जिस मंदिर पर इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए नजर आते हैं, ये सारी लोकेशंस हमें तेलुगु फिल्म में नजर आई थी। यहाँ तक कि सपना और वासु का घर भी बिल्कुल सेम टू सेम ही रखा गया था। जैसे यहाँ पर मैं इस तेलुगु फिल्म के कुछ सीन लगा देता हूँ, जिससे आप मैच करके देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम है। बस मेन अंतर ये था कि उस समय बनी ये तेलुगु फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में थी और एक दूजे के लिए कलर में बनाई गई थी, जिसके हिंदी रीमेक में भी कमल हसन ने सेम टू सेम तमिल के लड़के का रोल निभाया था। बस इसमें हीरोइन के बैकग्राउंड को बदल दिया गया था, जिसको बदलकर एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी लड़की के किरदार को रखा गया था। हालांकि पहले के बालचंद्र इसके हिंदी रीमेक में भी कमल हसन के अपोजिट सरिता को साइन करने का मन बना रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उनका लुक किसी नॉर्थ इंडियन पंजाबी लड़की के जैसा नहीं है। इस वजह से बाद में उन्होंने इसमें रति अग्निहोत्री को साइन किया, जो वैसे तो उत्तर प्रदेश बरेली की रहने वाली थीं, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कई तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। लेकिन रति अग्निहोत्री का लुक नॉर्थ इंडियन लड़की के जैसा ही था और के बालचंद्र को उनका लुक बहुत ज्यादा पसंद आया। और के बालचंद्र ने जिस समय रति अग्निहोत्री को फिल्म के लिए साइन किया, उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। उन्होंने रति अग्निहोत्री के पिता से कांटेक्ट किया और उन्हें यह ओरिजिनल तेलुगु फिल्म दिखाई, जिसका रीमेक वो हिंदी में बनाने वाले थे। रति अग्निहोत्री के पिता को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने इसके लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रति अग्निहोत्री को ये ओरिजिनल तेलुगु फिल्म दिखाई नहीं गई थी, क्योंकि इस बारे में के बालचंद्र का ये कहना था कि अगर रति अग्निहोत्री ये ओरिजिनल तेलुगु फिल्म देख लेंगी तो उनके किरदार के हाव भाव कुछ वैसे ही हो जाएंगे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रति अग्निहोत्री बिल्कुल इनोसेंस तरीके से इसमें अपनी नई परफॉर्मेंस दें। इस वजह से रति अग्निहोत्री ने ये तेलुगु फिल्म नहीं देखी थी और जैसा जैसा के बालचंद्र उन्हें करने के लिए बोल रहे थे, रति अग्निहोत्री बिल्कुल वैसा ही करती जा रही थीं। फिल्म के लिए सारी तैयारियां कर ली गईं और कमल हसन इसके पहले तेलुगु फिल्म में ये सेम टू सेम रोल निभा चुके थे। इस वजह से उन्हें ये फिल्म करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिल्म को हिंदी में प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हुए LB प्रसाद, जो इसके पहले कमल हसन के साथ में तेलुगु फिल्म राजा परवई में एक साथ काम कर चुके थे, जो कमल हसन के करियर की 100वीं फिल्म थी और इसको कमल हसन ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म एक दूजे के लिए में डायरेक्टर के बालचंद्र और एक्टर कमल हसन के अलावा सारे क्रू मेंबर्स भी साउथ के ही थे। म्यूजिक कंपोजर के तौर पर लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल को चुना गया और उनके लिए इसका म्यूजिक कंपोज करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
क्योंकि तेलुगु फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और इसके म्यूजिक एल्बम से अलग हटकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बिल्कुल ही अलग म्यूजिक तैयार करना था। खैर, इन दोनों ने फिल्म की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसके सारे गाने तैयार किए और आनंद बख्शी साहब ने इसके बेहतरीन लिरिक्स लिखे। इसके गाने तैयार हो जाने के बाद में के बालचंद्र ये चाहते थे कि साउथ के जाने माने सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम ही इसमें गाने गाएं, लेकिन उस समय तक एसपी बालासुब्रमण्यम ने तमिल और तेलुगु फिल्मों के लिए तो कई गाने गाए थे, लेकिन हिंदी में उन्होंने कोई भी गाना नहीं गाया था। और स्टार्टिंग में तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि एक साउथ इंडियन सिंगर उनके ये गाने हिंदी में गाए, क्योंकि उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये लग रहा था कि शायद उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी और वो इतने अच्छे से ये गाने नहीं गा पाएंगे। लेकिन बाद में डायरेक्टर के बालचंद्र ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को समझाया कि भले ही एसपी बालासुब्रमण्यम को उतनी अच्छी हिंदी ना आती हो और वो हिंदी में उतने अच्छे गाने ना गा पाएं, लेकिन फिल्म में लड़के का किरदार एक तमिल लड़के का है और उसे हिंदी बोलना भी उतनी अच्छे से नहीं आती है। इस वजह से अगर एसपी बालासुब्रमण्यम साहब के द्वारा गाए गए हिंदी गाने में थोड़ी ऊपर नीचे भी होता है तो ये फिल्म के किरदार के हिसाब से चल जाएगा। हालांकि फिर भी इसके लिए हाँ बोलने के पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एसपी बालासुब्रमण्यम से कई और हिंदी गाने भी गवाए और इन गानों में एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज को सुनने के बाद वो इसके लिए तैयार हुए थे। जहां एसपी बालासुब्रमण्यम भी अपना पहला गाना हिंदी में रिकॉर्ड करते टाइम पर थोड़ी नर्वस थे, जहां उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया था तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, और ये उनका सोलो गाना था। और अपने पहले गाने को हिंदी में रिकॉर्ड करने के बाद में उनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आया और आगे चलकर उन्होंने इसी गाने का डुएट वर्जन लता मंगेशकर जी के साथ में रिकॉर्ड किया, जो हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज गायिका थीं। और जब लता मंगेशकर जी उनके सामने आई तो एसपी बालासुब्रमण्यम बहुत ज्यादा नर्वस हो गए, यहाँ तक कि उनके हाथ में एक चाय का प्याला था और उस समय लता मंगेशकर जी को सामने देखकर हड़बड़ी में उनके हाथ से वो चाय भी उनकी साड़ी पर गिर गई थी, जो देखकर लता जी ये समझ गईं कि एसपी बालासुब्रमण्यम काफी नर्वस हैं और उन्होंने एसपी बालासुब्रमण्यम के गानों की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे उनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आया और बाद में आगे चलकर उन्होंने लता जी के साथ में अपना ये गाना रिकॉर्ड किया। और वाकई में इन दोनों की सुरीली आवाजों के साथ में क्या आइकॉनिक गाना बना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, नहीं जाना तूने नहीं जाना। वैसे आगे चलकर एसपी बालासुब्रमण्यम ने हिंदी में कई बेहतरीन गाने गाए और आगे चलकर वो सलमान खान की आवाज बने, जहां सलमान खान के लिए उन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और साजन जैसी कई फिल्मों के बेहतरीन गाने गाए हैं। इसके बाद एसपी बालासुब्रमण्यम ने अनुराधा पौडवाल के साथ में भी एक और गाना रिकॉर्ड किया, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जहां इस गाने की खासियत ये थी कि इस गाने के सारे लिरिक्स पुरानी हिंदी फिल्मों के नामों से तैयार किए गए थे और इस पूरे गाने को चेन्नई के एक 5 स्टार होटल की लिफ्ट में रिकॉर्ड किया गया था। वैसे आपको बता दें कि सेम ऐसी ही सिचुएशन तेलुगु फिल्म मारू चरित्र में भी रखी गई थी, जिसमें भी कमल हसन एक ऐसे ही बंद लिफ्ट के अंदर कई पुरानी तेलुगु फिल्मों के नाम एक पोएट्री के जरिए सुनाते हैं। लेकिन हिंदी में इस सिचुएशन पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हिंदी की पुरानी फिल्मों को ध्यान में रखते हुए ये बेहतरीन गाना तैयार किया था। इसके अलावा फिल्म के दूसरे गाने 16 बरस की बाली उम्र को सलाम में लता मंगेशकर के अलावा इसके स्टार्टिंग में हमें अनूप जलोटा की आवाज भी सुनने के लिए मिलती है। कोशिश करके देख ले, और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बिल्कुल दिल को छू लेने वाला गाना था। हालांकि जब के बालचंद्र विशाखापट्टनम के गंगावरम बीच पर इस गाने की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने अचानक से शूटिंग को बीच में ही रोक दिया। हालांकि उस समय सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही थीं, लेकिन इस तरह से अचानक से शूटिंग को रोकने के बाद में सारे कास्ट और क्रू मेंबर से हैरान हो गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस शूटिंग को बीच में क्यों रोक दिया गया है। तो के बालचंद्र ने बोला कि इस गाने में एक लाइन है, इस लिखावट की जहरो जबर को सलाम। तो यहाँ पर जहरो जबर का क्या मतलब है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। और उस समय सेट पर मौजूद सारी कास्ट और क्रू मेंबर में से भी किसी को भी ये लाइन समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इन शब्दों का क्या मतलब है। तो उस समय के बालचंद्र ने इन लाइनों की शूटिंग स्टार्ट करने के पहले आनंद बख्शी से इन लाइनों का मतलब समझना चाहा, लेकिन आनंद बख्शी उस समय बॉम्बे में नहीं थे। एक्चुअली आनंद बख्शी साहब उस समय हैदराबाद में थे और हैदराबाद के पास में ही विशाखापट्टनम में इस गाने को शूट किया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद से विशाखापट्टनम की दूरी लगभग 600 किलोमीटर थी और उस दिन फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया। और जब दूसरे दिन आनंद बख्शी साहब विशाखापट्टनम पहुंचे तो के बालचंद्र को इन लाइनों का मतलब समझाया।
जहां उन्होंने समझाया कि ज़ेरो ज़बर वो मात्राएं हैं जिनसे कोई शब्द तैयार होता है। इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। और इन लाइनों का मतलब समझने के बाद में के बालचंद्र ने इसको बेहतरीन तरीके से शूट किया था। जहां गाने में जब ये लाइनें आती हैं कि इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम, तो हमें पत्थर पर लिखा हुआ वासु और सपना का नाम नजर आता है। वैसे आपको बता दें कि ये बीच विशाखापट्टनम का गंगावरम बीच है और विशाखापट्टनम के आसपास की और भी कई लोकेशंस पर इसके कई गाने और सीन शूट किए गए हैं। और वैसे फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि सपना और वासु का घर गोवा में होता है, लेकिन एक्चुअली में ये गोवा में नहीं बल्कि विशाखापट्टनम की लोकेशन है। इसके अलावा ये जो मंदिर नजर आता है जहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियाँ जाती हैं, ये भी विशाखापट्टनम के बीच का ही मंदिर है, जो मंदिर आज भी वहां पर मौजूद है। और सेम इसी मंदिर में तेलुगु फिल्म मारो चरित्र को भी शूट किया गया था। हालांकि इसके गाने में नजर आने वाले कुछ सीन गोवा के बीच पर भी शूट किए गए थे, जैसे कि ये सीन जहां पर कमल हसन बीच के किनारे इस झुके हुए पेड़ पर लटक रहे हैं। फिल्म का ये सीन गोवा के बीच पर शूट किया गया था। वैसे आपको बता दें कि जब ये फिल्म हिंदी में स्टार्ट हुई थी उस समय इसका टाइटल एक और इतिहास रखा जाने वाला था। यहाँ तक कि जब फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग भी हो गई थी उस समय तक भी फिल्म का टाइटल एक और इतिहास ही रखा गया था। जहाँ पहले इसी टाइटल को ध्यान में रखते हुए फिल्म का गाना हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे को तैयार किया गया था। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। और उस समय इसका ये टाइटल इसलिए भी रखा गया था क्योंकि जो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म थी मारो चरित्र, उसका हिंदी में मतलब होता है एक नया इतिहास। तो इसी टाइटल के नाम से हिंदी में ये फिल्म बनना शुरू हुई, यहाँ तक कि इसके टाइटल के लिए ये गाना भी तैयार हो गया था। लेकिन आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग करने के बाद में के बालचंद्र को लगा कि शायद ये टाइटल हिंदी ऑडियंस के हिसाब से सही नहीं बैठेगा और उन्होंने इसका टाइटल एक नया इतिहास से बदलकर एक दूजे के लिए रख दिया था। जो टाइटल उन्होंने फिल्म के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड किए गए एक गाने हम बने तुम बने एक दूजे के लिए से ही लिया था। और पर्सनली मुझे भी लगता है कि एक नया इतिहास से अच्छा टाइटल एक दूजे के लिए ही है। हालांकि कमल हसन तो पहले से ही फिल्म के लिए फाइनल हो चुके थे, लेकिन जब अनिल कपूर को ये पता चला कि एलवी प्रसाद हिंदी में ये फिल्म बना रहे हैं तो उस समय अनिल कपूर कमल हसन वाले रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए गए थे और उनके साथ में राकेश बेदी भी एक दूसरे रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए गए थे। तो अनिल कपूर को तो इसमें साइन नहीं किया गया, लेकिन राकेश बेदी को चक्रम के रोल में तुरंत साइन कर लिया गया और राकेश बेदी ने इस किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया। ऐसे ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर रति अग्निहोत्री के पहले एक और जानी मानी एक्ट्रेस किम को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन दिनों किम ने एनएनसीपी के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म फिर वही रात को साइन किया था, जिसको डैनी डेंगजोंगपा डायरेक्ट कर रहे थे। और एनएनसीपी ये चाहते थे कि किम की पहली फिल्म फिर वही रात हो और इसके पहले उनकी कोई भी फिल्म रिलीज ना हो। इस वजह से किम ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी और बाद में इसके लिए रति अग्निहोत्री को लिया गया था। वैसे एक समय फिल्म में रति अग्निहोत्री वाले किरदार के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय पद्मिनी कोल्हापुरी नासिर हुसैन की फिल्म जमाने को दिखाना है की शूटिंग कर रही थी और उन्होंने इसके लिए एक बॉन्ड भी साइन किया था। इस वजह से पद्मिनी कोल्हापुरी भी इसमें काम नहीं कर पाई थी और फाइनली रति अग्निहोत्री को इसमें लिया गया। और रति अग्निहोत्री ने फिल्म में अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया था। यहाँ तक कि फिल्म का एक सीन आपको याद होगा जब रति अग्निहोत्री की मां सुभा खोटे कमल हसन की फोटो जला देती हैं और उसकी राख को टेबल पर रख देती हैं और रति अग्निहोत्री जाती हैं और वो फोटो की राख को अपनी चाय में घोलकर पी जाती हैं। हालांकि उस समय रति अग्निहोत्री को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक फोटो के जलने के बाद भी उसमें कई खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं और इसकी राख को चाय में घोलकर पीने से उनकी तबीयत के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये राख घोलकर पीने वाला सीन रति अग्निहोत्री को 2 बार करना पड़ा था। जब पहली बार रति अग्निहोत्री ने ये सीन किया तो ये सीन अच्छे से शूट नहीं हो पाया था, तो इस सीन को सही से शूट करने के लिए रति अग्निहोत्री को दोबारा से भी कप में ये राख घोलकर चाय पीनी पड़ी थी। वैसे आपको बता दें कि सेम ऐसा ही सीन तेलुगु फिल्म में भी रखा गया था। ये फिल्म जब बनकर तैयार हो गई और इसका प्रीमियर रखा गया तो जाने माने डायरेक्टर राज कपूर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय ने भी फिल्म के डायरेक्टर के बालचंद्र को ये सजेस्ट किया कि उन्हें फिल्म के एंड में ये ट्रेजेडिक एंडिंग नहीं बल्कि हैप्पी एंडिंग रखनी चाहिए। यहाँ तक कि गुलशन राय ने तो उनसे ये तक बोल दिया था कि अगर वो इसकी एंडिंग चेंज नहीं करेंगे तो हिंदी में वो इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन के बालचंद्र को फिल्म की गहराई पता थी और वो किसी भी कीमत पर इसका क्लाइमैक्स बदलने के लिए तैयार नहीं थे।
और इसके सैड क्लाइमैक्स की वजह से जब कोई भी इसको हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था तो खुद के बालचंद्र ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी प्रसाद प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले ही फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था। हालांकि जिस समय ये फिल्म बन रही थी उस समय जाने माने एक्टर जितेंद्र ने फिल्म के कुछ सीन देखे थे और उन्हें कमल हसन का डांस काफी पसंद आया था। और उस समय जितेंद्र ने अपनी फिल्म प्यासा सावन के सेट पर कमल हसन के डांस की काफी तारीफ की और कहा कि वो नया लड़का बहुत अच्छा डांस कर रहा है और ये नया लड़का बहुत जल्द ही बॉम्बे के सारे हीरो की छुट्टी करने वाला है। और जितेंद्र ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड कर लिया था और उस समय जितेंद्र ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरी बॉम्बे टेरिटरी खरीद ली थी और उनकी कंपनी ने ही फिल्म को बॉम्बे टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। हालांकि फिल्म को इनिशियल स्टार्टिंग तो बहुत स्लो मिली थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने ये फिल्म देखी तो इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि उस समय इसकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि ये फिल्म रीमेक होने के बावजूद भी साउथ के कई सिनेमा घरों में 1.5 से 2 साल तक लगातार चलती रही थी। और फिल्म को मिली इतनी बड़ी सफलता को देखते हुए हिंदी में न्यू कमर कमल हसन और रति अग्निहोत्री रातों रात यहाँ स्टार बन गए। वैसे आपको बता दें कि फिल्म के सेट पर कमल हसन और रति अग्निहोत्री के बीच में सारी चीजें सही नहीं चल रही थीं। कहा जाता है कि कमल हसन इसकी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में पहले से काम कर चुके थे और कमल हसन चाहते थे कि वो रति अग्निहोत्री को जो भी बोले रति अग्निहोत्री उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि कमल हसन उनसे सीनियर हैं। और रति अग्निहोत्री ने स्टार्टिंग में तो कमल हसन की कई बातें मानी, लेकिन बाद में आगे चलकर उन्हें ऐसा लगा कि कमल हसन धीरे धीरे उनके ऊपर डोमिनेट होते जा रहे हैं और आगे चलकर रति अग्निहोत्री ने उनकी कई बातें मानने से इनकार कर दिया और इन दोनों के बीच में सेट पर काफी अनबन रही। और इस बात से फिल्म के डायरेक्टर के बालचंद्र भी परेशान थे कि जहां कहानी में इन दोनों के बीच में इतना प्यार दिखाना है, वहीं फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच में ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। हालांकि के बालचंद्र ने जैसे तैसे पर्दे पर इन दोनों को इतना प्यार करने वाला दिखाया और इसमें वो कामयाब भी रहे। हालांकि इन दोनों की ये कंट्रोवर्सी यहीं पर नहीं थमी। आगे चलकर रति अग्निहोत्री ने एक मैगजीन को दिए हुए अपने इंटरव्यू में बताया कि जिस समय वो कमल हसन के साथ में आउटडोर लोकेशंस पर एक दूजे के लिए की शूटिंग कर रही थी, उस समय कमल हसन के कमरे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थीं। रति अग्निहोत्री ने बताया कि उस समय जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे तो कमल हसन के रूम के बगल में ही रति अग्निहोत्री का रूम था और इतनी रात को कमल हसन के रूम से किसी लड़की के ये चीखने चिल्लाने या डरने वाली आवाजें नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही कामुक आवाजें थीं। और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो कमल हसन के रूम से उन्होंने एक लड़की को बाहर जाते हुए भी देखा था। वैसे आपको बता दें कि उन दिनों कमल हसन की वानी गणपति से शादी हो चुकी थी, लेकिन कमल हसन सारिका को डेट कर रहे थे और उस समय कमल हसन और सारिका के अफेयर की खबरें कई मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में बिल्कुल सुर्खियों में थी। हालांकि कई सालों बाद आगे चलकर जब कमल हसन से इस बारे में पूछा गया कि उनकी को एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री उनके बारे में ऐसा बोल रही थीं, तो कमल हसन ने जवाब देते हुए कहा कि उस समय उनके होटल के रूम में कोई और नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि उनकी शादी वानी गणपति से हो चुकी थी और वो उस समय किसी और लड़की के टच में भी नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर रति अग्निहोत्री को ऐसा लग रहा था कि उनके रूम से किसी लड़की की इतनी कामुक आवाजें आ रही थीं, तो शायद वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रति अग्निहोत्री ही होंगी। इन दोनों की ये कंट्रोवर्सी चलती रही और आगे चलकर ये जोड़ी हमें एक बार फिर से साल 1985 में आई फिल्म देखा प्यार तुम्हारा में नजर आए, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और इसके बाद इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया और एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आगे चलकर कई सालों बाद कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन और रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज वीरवानी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। खैर, रति अग्निहोत्री ने फिल्म से जुड़े कुछ यादगार पलों को साझा करते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय फिल्म के कई सीन शूट करना वाकई में बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही मुश्किल रहे। जैसे फिल्म का एक सीन था जब कमल हसन उनके पेट पर एक लट्टू घुमाते हैं, तो इस लट्टू को घुमाते टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपने पेट को काफी स्टेबल रखना था और ये सीन काफी टेक के बाद में कंप्लीट हो पाया था। वैसे सेम यही सीन तेलुगु फिल्म में भी रखा गया था। इसके अलावा बीच के किनारे ऊपर पहाड़ पर बने मंदिर की सारी सीढ़ियां बिल्कुल नंगे पैर चढ़ना, और जब ये सीन वहां पर शूट हो रहे थे तो उस समय वहां का तापमान भी बहुत ज्यादा था और ये सारे सीन्स करने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा कमल हसन एक गाने में हमें काफी अजीबोगरीब तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। हालांकि कमल हसन ने ये सारे सीन खुद ही रियल में किए थे, लेकिन एक सीन को करते टाइम पर उनकी बाइक डिसबैलेंस हो गई, जिससे कि बाइक फिसल गई और कमल हसन ने पीछे की तरफ जंप लगा दी। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई थी। ये सीन हमें फिल्म के गाने में आज भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कमल हसन ने बताया उनके लिए सबसे चैलेंजिंग काम था इसमें कुछ हिंदी में डायलॉग्स बोलना,
लेकिन उस समय तक कमल हसन को हिंदी बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती थी, उन्होंने हिंदी बोलना जस्ट सीखा ही था। लेकिन कमल हसन ने बताया कि जैसे ही फिल्म शूट होने वाली थी तो डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि सबसे पहले वो फिल्म का क्लाइमैक्स सीन ही शूट करेंगे, जो सीन विशाखापट्टनम बीच के किनारे इस पहाड़ पर शूट होना था। उस समय के बालचंद्र ने कमल हसन से बोला कि उन्हें यहाँ की परमिशन अभी मिली हुई है। तो उस समय ये क्लाइमैक्स सीन तो कमल हसन ने शूट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर कमल हसन का लगभग 2.5 से 3 मिनट का एक डायलॉग भी था। लेकिन उस समय कमल हसन को हिंदी बोलना अच्छे से नहीं आती थी, तो उन्होंने पहले इस सीन को बस शूट कर लिया था, बाद में इस डायलॉग को डब किया था। कमल हसन ने बताया कि इस डायलॉग को हिंदी में बोलने के लिए इस फिल्म में उनके साथ में काम कर रहे सत्येन कप्पू ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, जिसने कमल हसन को ये पूरा डायलॉग हिंदी में रिकॉर्ड करके दे दिया था। और कमल हसन इस डायलॉग को बोलने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करते रहे और बाद में कमल हसन ने इसके लिए डब किया था और ये कमल हसन की ही आवाज़ है। आगे चलकर 1997 में भी एक फिल्म एक दूजे के टाइटल के नाम से गोविंदा और मनीषा कोइराला के साथ में बनने वाली थी। मुकेश दुग्गल फिल्म का डायरेक्शन करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। यहाँ तक कि तुषार कपूर की 2003 में आई फिल्म ये दिल को भी पहले एक दूजे के लिए के नाम से अनाउंस किया गया था, लेकिन बाद में इसका टाइटल बदलकर ये दिल रख दिया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म एक दूजे के लिए से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म और इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद आए थे और आज भी मैं कभी कभी फिल्म के गाने सुनता ही रहता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, इसके गाने आपको कैसे लगे थे, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर उस समय टिकट के प्राइस के बारे में भी आपको अंदाजा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।